Audio Jungle. So स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है स्टूडेंट चैप्टर 3 पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.1। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, दी गई है। अब इसमें देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। ठीक है। अब स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें स्टूडेंट्स। ओके। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हम आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें। ठीक है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, इसमें स्टूडेंट 3 पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर ये दो लाइन जो है आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दो अगर लाइन पैरेलल है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब एक लाइन के ऊपर अगर हम दूसरी लाइन बना दें इसी तरीके से ऐसे, ठीक है, तो ये लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें देखिए, ये लाइन आपकी इस तरीके से ये, ठीक है, दूसरी लाइन ये दी गई है, वो स्टूडेंट्स बनेगा नहीं उस तरीके से। चलिए देखिए, ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। इस केस में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। और सेकंड केस जो आपका है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये स्टूडेंट्स 2 केसेज आपके ये हो गए। फिर इसके बाद थर्ड केस है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये स्टूडेंट्स इसमें 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स देखिए 3 कंडीशन है। तो अब इस कंडीशन में क्या है स्टूडेंट, इसमें होता है पहली वाली कंडीशन में इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये एक पॉइंट पर कट करता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड वाले केस में यहाँ पर होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड वाले केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर होता है नो सॉल्यूशन। क्योंकि जब लाइन कहीं पर कट नहीं करेंगी तो स्टूडेंट्स कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। यहां पर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। तो ये आपकी 3 कंडीशन है जिसके आधार पे हमें ये डिसीजन स्टूडेंट्स लेना है। अच्छा, ये जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इस केस में, तो यहाँ पर अब स्टूडेंट 2 कंडीशन होती है। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सिस्टेंट होता है। अगर कोई सॉल्यूशन है तो हम बोलते हैं उसको वो कॉन्सिस्टेंट है। तो ये फर्स्ट वाला केस ये कॉन्सिस्टेंट कहलाता है, और ये थर्ड वाला केस, क्योंकि इन 2 केस में सॉल्यूशन है, चाहे एक हो या अनेक हो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ नो सॉल्यूशन है तो ये इनकॉन्सिस्टेंट कहलाता है। ठीक है। तो इसी के आधार पे स्टूडेंट्स इसको हमें
करना है। अब देखिए पहले वाले में क्या है, हम ये ग्राफिकली कुछ नहीं, चूंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है तो हमें आंसर से मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए A1/A2 पहले हम निकालेंगे तो 6/2 हो गया, फिर हम निकाल लेंगे B1/B2, ठीक है। तो B1 की वैल्यू है -3, ठीक है, और इसकी वैल्यू है -1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 3 आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 3 आ गई, तो 2 वैल्यू आ गई हमारी। अब इसके बाद अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो हम थर्ड वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। तो C1/C2 हम निकाल देंगे, तो C1/C2 हमने जब निकाला तो ये आ गया 10/9, ठीक है। तो ये इसमें स्टूडेंट कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इस कंडीशन में जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। A1/A2 B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2 आ गया। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या था, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव। अब इसमें स्टूडेंट बताना है तो इसमें हम कंपेयर कर देंगे। देखिए A1/A2 की वैल्यू तो ये हो गई 1/-3, ये x का कोफिशिएंट A1 कहलाता है, इधर x का कोफिशिएंट A2 कहलाता है, तो ये आ गया। फिर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर B1 कितना है, 2 है, B2 कितना है, ये -6 है, ठीक है। फिर इसके बाद ये थर्ड वाला C1/C2 तो ये 5 हो गया और इधर पे ये 1 दिया है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन है स्टूडेंट्स, क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में स्टूडेंट्स लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जब लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, क्या हो जाता, नो सॉल्यूशन हो जाता है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो डी है स्टूडेंट। थर्ड वाले में क्या है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट देन द लाइन विल हैव। अब स्टूडेंट कॉन्सिस्टेंट में दो केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन का और दूसरा होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन वाले में लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में लाइन कॉन्सिडेंट होती है। ये देखिए यहाँ पर ये लिख रखा है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो ये भी कॉन्सिस्टेंट है, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है तो ये भी कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ भी है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ स्टूडेंट नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये होगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है स्टूडेंट्स। फिर 4 में क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 है। तो अब अगर स्टूडेंट्स हम देखिए ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है, एक लाइन ये हो गई। अब y इज इक्वल टू 0, ठीक है, सपोज करिए ये हमने यहाँ से ये इस तरीके से खींच दिया। अब हमने ये मान लिया, सपोज करो ये मान लिया हमने, या ये लाइन हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये 0 0 हमारा पॉइंट है, एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये 0 0 है, अगर हमने मान लिया तो ये y इज इक्वल टू 0। अब पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, तो मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, वो y इज इक्वल, और y इज इक्वल टू -7। अब मान लीजिए y की वैल्यू ये है यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू है -7। तो यहाँ से एक लाइन हम स्टूडेंट ड्रॉ कर देंगे, ये हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगी y इक्वल टू -7 को, ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी y इज इक्वल टू -7। और ये वाली लाइन खींची गई थी y इज इक्वल टू कहाँ से, 0 से। तो ये दोनों लाइन कैसी हैं स्टूडेंट्स,
ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आंसर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका हमने ग्राफ बना करके आपको बता दिया कि पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 यहाँ हो गया और ये -7 यहाँ हो, दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन है। ठीक है, और पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों लाइन कहीं पर कट नहीं करती है, मतलब उसका ग्राफ इस तरीके से ये बनना था ऐसे। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये y इज इक्वल टू -7, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। फिर स्टूडेंट 5 द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस व्हिच आर। अब x इज इक्वल टू a, ठीक है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें x इज इक्वल टू a सपोज करिए, देखिए हम इस तरीके से इसको बना दें, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये है x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन इस तरीके से जाएगी और दूसरी लाइन यहाँ से इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों लाइनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू a, ठीक है, और ये वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पर जब पॉइंट लिखते हैं तो पहले हम वैल्यू लिखते हैं x की और फिर वैल्यू लिखते हैं y की। ठीक है, तो द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट a, b। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी स्टूडेंट्स क्या है, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये देखिए सॉल्यूशन था किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब 6 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस जब स्टूडेंट रिप्रेजेंट होती हैं तो इसमें क्या होता है कि a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों लाइन सेम होती है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, बस इसी में रख दीजिए। अब देखिए a1 की वैल्यू ये हो गया, ये a1 हो गया, a1 की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, b1 की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये हो गया 3 अपॉन 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू -1 हो गई, उधर हो गई -k, और c1 की वैल्यू हो गई 8 और इधर हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए इसमें +8 पहले लिखा है इक्वल के, यहाँ पे बाद में लिखा तो इसको भी इस साइड लाएंगे, तो ये अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो देखिए यहाँ भी 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k इक्वल टू यहाँ भी 1/2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसी भी, या तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, k की वैल्यू 2 आ गई आपकी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी स्टूडेंट्स करेक्ट होगा। फिर इसके बाद इसका ऑप्शन कौन सा है, 6 वाले का सी स्टूडेंट्स करेक्ट है। ठीक है, 6 वाले का ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका 5 वाले का जो ऑप्शन था वो डी करेक्ट था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए इफ द लाइंस गिवन बाय, दो लाइन दी गई आर पैरेलल। अब ये स्टूडेंट दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब जब ये लाइन पैरेलल हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये बराबर नहीं, ठीक है, तो इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 फाइंड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल, तो अब a1 कितना हो गया, 3 हो गया, a2 कितना हो गया, 2 हो गया, b1 कितना हो गया स्टूडेंट, 2k हो गया। ठीक है, ये आ गया 2k, और ये कितना हो गया b2, ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इनका, तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू कितने, 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 15 अपॉन 4। ठीक है, तो 15 अपॉन 4 ये है स्टूडेंट, सी जो है ये 15 अपॉन 4 है, क्योंकि यहाँ एक और होता है डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, लेकिन कोई आंसर डज नॉट में नहीं है, क्योंकि ये लिखे हैं, इसी के आधार पे हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन इतने इतने विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2
इक्वल टू C1 अपॉन C2 होते हैं, तो इनकी वैल्यू निकाल के इसी में रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए A1 की वैल्यू C है, B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू 6 है, B1 की वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू B2 की -2 है, C1 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो देखिए सॉल्व करोगे तो 2C इक्वल टू 6 आया। जब इन दोनों को हमने लिया तो 2C इक्वल टू 6 आया, तो C इक्वल टू कितने हो गए 6/2, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, फिर अगर हम इसको लेते C/6 इक्वल टू 2/3। ठीक है, फिर से चेक कर दें, यहाँ पे CX है और यहाँ पर है 6X। ठीक है, तो C/6 आ गया, यहाँ -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 3C इक्वल टू 12 आ गया, तो C की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4। ठीक है, C की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, लेकिन आंसर चूंकि क्या दिया है 3, वो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, 8 का D, हाँ स्टूडेंट सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट दो डिफरेंट वैल्यू आ रही, C की वैल्यू 3 भी आ रही 4 भी आ रही, जबकि यहाँ पे 3 दी है 4 नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर फिर क्या होगा, नो वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि जब स्टूडेंट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन लिखा हुआ है तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, कि C की वैल्यू 3 आई, C की वैल्यू, चूंकि इसके तो मैनी सोल्यूशन है, और जब मैनी सोल्यूशन है तो C की एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, तो जब पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी तो आंसर हो जाएगा 8 का D। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, नो वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, एक ही वैल्यू यहाँ पे 3 आई, यहाँ पर 4 आई, तो दो डिफरेंट वैल्यू, जबकि एक ही है तो 3,4, चूंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है जब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं तब वो इक्वेशन डिपेंडेंट होती है। लीनियर इक्वेशन इतनी, द सेकंड इक्वेशन कैन बी। अब स्टूडेंट क्या है, देखिए इसमें इन तीनों का रेशियो इक्वल होता है, हमें पता है कि A1/A2। ठीक है, डिपेंडेंट के केस में B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ देखिए 10 10 10 10, तो 5 का 10 कब होगा, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो मैच कर रहा है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -10x + 14y इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए -10x, ये -10x, लेकिन इसमें +4 इस साइड दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये है -10x और +14y। ठीक है, तो 10x -4, अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर माइनस से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 10x - 14y इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट, देखिए 10x - 14y इक्वल टू -4, तो ये ऑप्शन इसका मिल रहा है। ठीक है, 10x - 14y इक्वल टू -4, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको घुमा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2। अब अगर स्टूडेंट किसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होती, ये होती A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो इसके अलावा इसको भी दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये। तो अगर इसमें आप देखें तो ये वाली भी इसमें A1/A2, ए वाले में भी A1/A2। ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन अगर इसमें हम x की वैल्यू 2 रख दें, ठीक है, तो 2 - 3, तो ये -1 आ गया, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा। अगर यहाँ वैल्यू रखेंगी तो 2 × 2 और माइनस तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 13, जबकि यहाँ दिया -5, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है,
अब ये 2/4 5/10, तो इसके हिसाब से देखें तो 1/2 आएगा। यहाँ पे दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 2x प्लस 5 a pair of linear equation which has a unique solution x is equal to 2 और y is equal to b कैसे हो सकता है? तो आएगा ही नहीं, गलत है, ठीक है। देखिए अगर इसको में हम b में चेक करते हैं तो b में क्या लिखेंगे, देखिए 2/4 और 5/10, ठीक है। यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 आएगा, तो ये b भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसमें चेक करें c में, ठीक है। तो सी में अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और प्लस 3, इसको भी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ वैल्यू रख के देख लीजिए, चलिए ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए बी में हम वैल्यू रख के देखते हैं, पहले हम बी में वैल्यू रख के देखें, ठीक है। ये बी हमारा ऑप्शन बचा हुआ है। अब मान लीजिए हम बी में वैल्यू पुट कर दे एक्स, ये है 2x प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू है -11। अब इसमें हमने वैल्यू रख दी तो 2 2 जा हो गया 4 और यहाँ पे हो गए 15, सब्ट्रैक्ट कर दिया -11, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब 4x प्लस 10y इक्वल टू -22। अब 4x कितने हो गए, 8 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 30 हो गए, तो ये -22 आ गया। तो ये बी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है केवल, और किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि वैल्यू यहाँ पर दी गई है, ठीक है, तो चूंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो वो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाई ओनली इक्वेशन बी, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। 2 और ये प्लस में हो जाएगा, 14 - 14 0 आ गया। अगर यहाँ पे रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये आ जाएगा 10 का। इसका इसमें भी चेक करके देख लें स्टूडेंट, ठीक है। तो 1/5 4/13, एक्स की वैल्यू 2 रखी यहाँ पर, ठीक है। इसमें चेक कर रहे हैं हम डी वाले में, ठीक है। तो ये हो गया x की वैल्यू 2 है, ठीक है, x की वैल्यू देखिए 2 और y की वैल्यू -3 है, तो 2 प्लस 12 -14 सॉल्व कर दिया, 0 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें रख के देखें, देखिए 5 × 2 माइनस प्लस हुए, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 3 13, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। तो ये वाली भी डी वाली भी सेटिस्फाई कर रही है स्टूडेंट। तो अब और डी वाली में ये कंडीशन भी देखिए अप्लाई हो जाती कि 1/5, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा 4/1, ठीक है। तो स्टूडेंट बी इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट, क्योंकि डी में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ये वाली भी कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है, तभी स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और साथ में इन पॉइंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है वो दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो बी इसका जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो स्टूडेंट कौन सा होगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन